नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन सच्ची कहानियां यूट्यूब चैनल में। तो जो भाई बंधु हमारे चैनल पर पहली बार दर्शक मेहमान बनकर आए हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें और अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सकें। दर्शक बंधुओं, आज हम आपके लिए एक ज्ञानवर्धक कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की इस कहानी में एक बुद्धिमान बहू ने 5 बातें बताई हैं और इन 5 बातों को यदि कोई भी मनुष्य सुन लेता है और उन्हें गांठ बांधकर अपने जीवन में उतार लेता है तो वह मनुष्य अपने जीवन में कदापि गरीब नहीं रहता है। उस घर का और उस मनुष्य का जीवन में कभी भी पतन नहीं होता है। दर्शक बंधुओं, जो घर की बहू होती है, जो घर की पुत्रवधू होती है, उसे घर की गृहिणी माना जाता है, अर्थात घर की लक्ष्मी माना जाता है। ऐसे में प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की इस कहानी में एक घर की बुद्धिमान बहू ने 5 ज्ञानवर्धक बातें बताई हैं। यदि इन बातों पर आप अमल करते हो तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और आपके घर और कुल का कभी पतन नहीं होगा। दर्शक बंधुओं, यदि हो सके तो आज की इस कहानी को अपने सगे संबंधियों तक शेयर अवश्य करिएगा ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक कहानी का लाभ प्राप्त हो सके। तो प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं एक बुद्धिमान बहू की 5 ज्ञानवर्धक बातों के बारे में, जिन्हें प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में गांठ बांधकर उतारना चाहिए। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, आपका अधिक समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं आज की ये ज्ञानवर्धक कहानी। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, एक बड़े तालाब के किनारे एक घर बसा हुआ था। उस घर में 4 मनुष्य निवास करते थे। उस घर में एक सेठ तथा उसकी पत्नी और उसका पुत्र तथा पुत्रवधू रहते थे। प्रिय दर्शकों, उनके घर में सदैव खुशहाली रहती थी, परंतु जो बूढ़ा सेठ था, उसका जो पुत्र था, वो सदैव अपने व्यापार के कार्य को लेकर गांव से बाहर रहता था और उस सेठ के घर में सेठ और उसकी पत्नी और साथ ही उसकी पुत्रवधू अर्थात उनकी बहू उनके साथ रहती थी। प्रिय दर्शकों, उनकी जो पुत्रवधू थी वह बहुत ही बुद्धिमान थी। उसे जंगली जानवरों और पक्षियों की वो आवाजें उस सेठ की पुत्रवधू को भली भांति समझ में आती थीं। जंगली जानवरों की आवाजों को और उनकी बातों को सुनकर वो उनकी बातों को समझ जाती थी। तो प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है, रात्रि का समय था और रात्रि के समय में सेठ अपने घर के दरवाजे के निकट ही सोया हुआ था और उसी समय रात्रि के 12 बज रहे थे तो घर के बाहर से एक सियार के बोलने की आवाज आती है और जैसे ही सियार के बोलने की आवाज आती है तो सेठ की जो पुत्रवधू थी उसे जानवरों की आवाज भली भांति समझ में आती थी। तो सेठ की पुत्रवधू अपने ससुराल से निकलकर अर्थात अपने घर से निकलकर 12 बजे घर से बाहर जाती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, जैसे ही सेठ की पुत्रवधू एक घड़ा लेकर रात्रि के 12 बजे घर से बाहर जाती है तो सेठ अपनी पुत्रवधू को घर से बाहर रात्रि के 12 बजे जाते हुए देखकर उसके चरित्र पर उंगली उठाने लगता है। सेठ सोचने लगता है कि अभी रात्रि का 12 बजे का समय हुआ है और आज मेरी पुत्रवधू रात्रि के 12 बजे आखिर कहाँ जा रही है। कहीं ये चरित्रहीन तो नहीं है और कहीं मेरे पुत्र को बाहर रहने की वजह से इसने किसी अन्य पुरुष से मित्रता तो नहीं कर ली। प्रिय दर्शकों, इस तरह वह सेठ अपनी पुत्रवधू के बारे में गलत विचार अपने मन में लाने लगा। उसके बाद में कुछ ही देर बाद सेठ की पुत्रवधू पुनः बाहर से घर की ओर आने लगती है और उसके हाथ में घड़ा होता है जिसे वह अपनी चोरी की आड़ से छुपा के लाई होती है। दर्शक बंधुओं,
सेठ अपनी पुत्र वधू को रात्रि के 3 बजे बाहर से घर आते देख चुपचाप सो जाता है। वह उससे कुछ नहीं कहता है और सेठ फिर सोचने लगता है कि मेरी ये पुत्र वधू कहीं बदचलन तो नहीं है। ये अन्य पुरुष से मिलने के लिए रात्रि में घर से बाहर जाती है। दर्शक बंधुओं, वह सेठ सोचता है कि सुबह होते ही मैं इस बदचलन स्त्री को अपने घर से बाहर अर्थात इसके मायके छोड़ आऊंगा, क्योंकि यह स्त्री मेरे घर के लिए योग्य नहीं है। यदि ये यहाँ रही तो मेरे कुल का ही नाश हो जाएगा, तो मेरे कुल का पतन निश्चित है। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस तरह सोचकर वह सेठ सो जाता है और फिर जैसे ही सुबह होती है तो सवेरा होते ही सेठ अपनी पुत्र वधू से कहता है कि तुम जल्दी जल्दी अपने कपड़े एक पोटरी में बांध लो, क्योंकि हमें तुम्हारे पीहर जाना है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद जो सेठ की पुत्र वधू थी वो बहुत बुद्धिमान थी। वो अपने ससुर से अर्थात सेठ से कुछ नहीं कहती है और जल्दी जल्दी अपने कपड़े एक गठरी में बांध लेती है और अपने ससुर के कहने के अनुसार जैसे ही वह घर से बाहर निकलती है तो उसका जो ससुर था वह एक रथ लाता है और रथ के अंदर अपने पुत्र वधू को बिठाता है और फिर अपने पुत्र वधू के पीहर की ओर जाने लगता है। दर्शक बंधुओं, चलते चलते आधा रास्ता गुजर जाता है, परंतु आगे चलकर उनके रास्ते में एक नदी पड़ती है। नदी आते ही सेठ रथ से नीचे उतरता है और नीचे उतरने के बाद में सेठ अपनी पुत्र वधू से कहता है कि नीचे उतरो और नीचे उतरकर इस नदी को जूतियां उतार कर पार करो, तब तक मैं इस खाली रथ को नदी पार करवाता हूँ। प्रिय दर्शकों, अपने ससुर के कहने के अनुसार वह स्त्री रथ से नीचे उतरती है और नीचे उतरकर बिना पैरों से जूतियां निकाले वह उस नदी को पार कर लेती है। दर्शक बंधुओं, यह नजारा सेठ देख लेता है और सोचने लगता है कि हे भगवान, मेरी पुत्र वधू बदचलन तो थी, परंतु ये तो कुलक्षणी भी है, क्योंकि मैंने इससे कहा था कि अपने पैरों में से जूतियां उतार कर इस नदी को पार कर लो, परंतु ये मूर्ख तो मेरी हर बात को अनसुनी कर रही है। इसने तो बिना पैरों में से जूतियां उतारे इस नदी को पार कर रही है। प्रिय दर्शकों, जब वो दोनों ही नदी को पार कर लेते हैं और फिर जैसे ही आगे जाते हैं तो आगे जाकर उस सेठ को एक खेत में हरी भरी और बड़ी बड़ी फसल दिखाई देती है और वह फसल हवा के जोर से लहरा रही होती है। उस फसल को देखकर सेठ कहने लगता है कि अरे वाह, कितनी सुंदर फसल है और इसके कितने अच्छे तने हैं। लगता है कि इस खेत वाले को अब की बार अच्छा मुनाफा होगा। दर्शक बंधुओं, यह कहकर सेठ रुक जाता है और उसके थोड़ी देर बाद सेठ की पुत्र वधू अपने ससुर की इस बात को सुनकर कहती है कि मुनाफा तो तब होगा जब ये फसल इसी तरह पूरे महीने खड़ी रहेगी। दर्शक बंधुओं, जैसे ही वह सेठ अपने पुत्र वधू के मुंह से इस बात को सुनता है तो वह सोचने लगता है कि देखो कितनी कुलक्षणी है कि मेरी प्रत्येक बात का उल्टा जवाब दे रही है। और दर्शक बंधुओं, वे वहां से आगे बढ़ जाते हैं और आगे चलकर उन्हें एक नगर से होकर निकलना होता है। जैसे ही सेठ और उसकी पुत्र वधू रथ के द्वारा नगर के बीच से गुजर रहे होते हैं तो सेठ कहता है कि अरे वाह, कितना सुंदर नगर है और इस नगर में रहने वाले लोग भी कितने सुंदर सुंदर हैं और कितने सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं। दर्शक बंधुओं, सेठ की इस बात को सुनकर सेठ की पुत्र वधू कहती है कि यह नगर सुंदर तो है, यदि यह उजड़े ना तो। दर्शक बंधुओं, सेठ ने जैसे ही अपने पुत्र वधू के मुख से इस बात को सुना तो उसके कुछ ठीक प्रकार से समझ में नहीं आया, लेकिन सेठ
इस बात को बहुत ही कड़वी समझ रहा था। फिर थोड़ा आगे चलते ही उन्हें एक पहलवान योगा करते हुए दिखा। पहलवान को योगा करते देख वह सेठ पहलवान की ओर देखकर कहने लगता है कि अरे वाह, देखो ये तो कोई पहलवान है और कितना बलवान है और इसके शरीर में कितनी फुर्ती है। दर्शक बंधुओं, सेठ की इस बात को सुनकर सेठ की पुत्रवधू सेठ से कहती है कि पहलवान तो है, परंतु यह पहलवान तब माना जाएगा जब बिना पिटे अपने घर आएगा। दर्शक बंधुओं, इस बात को सुनकर भी सेठ सोचने लगता है कि देखो यह स्त्री मेरा कितना अपमान कर रही है, मेरी हर बात का उल्टा जवाब दे रही है। दर्शक बंधुओं, इस तरह वे लोग काफी आगे निकल जाते हैं और आगे पहुंचकर वह सेठ और उसकी पुत्रवधू के पीहर अर्थात उसके घर पहुंच जाते हैं और दरवाजे पर जाकर खड़े हो जाते हैं। जब समधी घर से बाहर निकलकर आते हैं तो सेठ का समधी अपने समधी और अपनी बेटी को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद में उस सेठ की पुत्रवधू के जो पिताजी थे अर्थात सेठ के जो समधी थे, वे उनका खूब स्वागत सत्कार करते हैं और उन्हें भोजन कराते हैं। भोजन करने के बाद में वह सेठ घर से बाहर निकलकर अपने रथ में आकर सो जाता है। अपने ससुर को रथ में सोता हुआ देखकर उस सेठ की पुत्रवधू भी रथ की छाया में आकर बैठ जाती है और घर के अंदर विश्राम नहीं करती है। परंतु दर्शक बंधुओं, जिस स्थान पर वह रथ खड़ा हुआ था, जिस स्थान पर वह बुद्धिमान बहू विश्राम कर रही थी, उसी के पास में एक बड़ा सा पीपल का वृक्ष था। उस पीपल के वृक्ष पर बैठा हुआ एक कौवा बार बार काव काव कर रहा था। काव काव कर रहे कौवे को देखकर जो उस सेठ की पुत्रवधू थी, वह उस कौवे की आवाज को सुनकर उसकी बात समझ गई। फिर वह बुद्धिमान बहू उस रथ के नीचे से बोलती है कि हे कौवे, तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्योंकि एक दिन जब रात्रि का समय था, घर के बाहर से सियार की आवाज आ रही थी और जब मैं अपने ससुराल से निकलकर सियार के बोलने पर घर से बाहर गई तो घर से बाहर जाते ही एक नदी में होकर एक मुर्दा बहता हुआ जा रहा था और उस मुर्दे के शरीर पर बड़े महंगे महंगे आभूषण लटके हुए थे। उन आभूषणों को निकालकर मैं अपने घर ले आई और घर में लाकर मैंने उन आभूषणों को एक घड़े में छिपा दिया और उस सियार के कहने पर मैं उस घर से बाहर गई थी। परंतु मेरे ससुर ने मुझे घर से बाहर जाते हुए देखकर मुझे एक बदचलन और चरित्रहीन स्त्री साबित कर दिया। परंतु अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? मुझे अपनी उस गलती का पछतावा बहुत हो रहा है और अब तुम चाहते हो कि इस पीपल के नीचे से मैं गड्ढा खोदकर सोना निकाल लूं, तो मुझे ऐसा सोना नहीं चाहिए। प्रिय दर्शक बंधुओं, अपनी बुद्धिमान बहू की सारी बातों को वह सेठ रथ में लेटे हुए सुन रहा था। यह सब सुनकर सेठ झट से रथ से नीचे उतरता है और उस पीपल के वृक्ष के पास जाकर गड्ढा खोदता है और उस सोने को निकाल लेता है। सोना देखकर सेठ बहुत खुश होता है और उस पूरे सोने को अपने रथ में रखता है और अपनी पुत्रवधू को प्यार भरा आशीर्वाद देता है और अपने पुत्रवधू की खूब प्रशंसा करता है और उसी समय अपनी पुत्रवधू को उसी रथ में बिठाकर फिर से अपने घर की ओर ले जाने लगता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, उसके बाद सेठ अपनी पुत्रवधू से बहुत खुश था और वह अपनी पुत्रवधू से कहता है कि हे पुत्री, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारी इस समझदारी की प्रशंसा भी करता हूँ, परंतु मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ और उसका तुम सही सही जवाब देना। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, वह सेठ अपनी पुत्रवधू से कहता है कि हे पुत्री, जब हम अपने घर से तुम्हारे पीहर की ओर आ रहे थे और मार्ग में जो नदी पड़ी थी
तो मैंने तुमसे कहा था कि अपने पैरों से जूतियों को उतारकर इस नदी को पार कर लो, लेकिन तुमने उस समय अपनी जूतियां क्यों नहीं उतारी? तो दर्शक बंधुओं, उस सेठ की पुत्र वधू कहती है कि हे पिताजी, मैंने उस समय अपनी जूतियों को इसलिए नहीं उतारा था क्योंकि उस नदी में कई सारे विषैले कीड़े होते हैं। यदि मैं उस समय अपनी जूतियों को उतारकर नदी पार करती तो वह विषैले जीव जंतु मुझे डस सकते थे और मुझे नुकसान पहुंचा सकते थे। इस वजह से मैंने आपका कहना ना मानकर और अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करके उस समय इस नदी को पार किया था। दर्शक बंधुओं, अपने पुत्र वधू के मुख से इस बात को सुनकर सेठ बहुत प्रसन्न हुआ और सेठ सोचने लगा कि अरे वाह, मैं तो अपनी पुत्र वधू को बदचलन और चरित्रहीन समझ रहा था और मूर्ख समझ रहा था, परंतु मेरी पुत्र वधू तो बहुत बुद्धिमान है। दर्शक बंधुओं, फिर सेठ दूसरी बात पूछने लगता है और कहता है कि पुत्री, मैंने जब आगे चलकर जब उस फसल के लिए कहा था कि यह हरी भरी है और दिखने में बहुत अच्छी है, परंतु उस समय तुमने कहा था अच्छी तो है परंतु ये इसी तरह खड़ी रहे तो, नहीं तो इसका नाश सुनिश्चित है। आखिर तुमने ऐसा क्यों कहा? दर्शक बंधुओं, फिर सेठ की पुत्र वधू सेठ से कहती है कि पिताजी, वह सब मैंने इसलिए कहा था क्योंकि फसल, स्त्री और धन तब तक ही सुरक्षित होता है जब तक उसका कोई रखवाला हो। यदि उस फसल का कोई रखवाला नहीं होगा तो उसी दिन उस फसल का नाश हो जाएगा। दर्शक बंधुओं, अपनी पुत्र वधू के मुख से इस बात को सुनकर वह सेठ बहुत प्रसन्न होता है और सोचने लगता है कि मेरी पुत्र वधू तो सच में बहुत ही समझदार है। प्रिय दर्शकों, फिर सेठ अपनी पुत्र वधू से तीसरा सवाल करने लगता है और कहता है कि हे पुत्री, जब मैंने तुमसे कहा था कि यह नगर बहुत सुंदर है और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और सुंदर वस्त्र भी पहने हुए हैं, तो तुमने मुझसे ये क्यों कहा था कि यह नगर तब तक ही सुंदर है जब तक यह नगर उजड़े नहीं? तो तुमने ऐसा क्यों कहा था? तो दर्शक बंधुओं, वह सेठ की पुत्र वधू कहती है कि हे पिताजी, मैंने ये इसलिए कहा था क्योंकि जब हम उस नगर में गए थे, उस नगर में हमने प्रवेश किया था, तो किसी ने हमसे पानी के लिए भी नहीं पूछा था, किसी ने हमसे राम राम भी नहीं की, और इसीलिए ही मैंने आपसे ये कहा था कि यह नगर उजड़े नहीं तब तो सुंदर है। क्योंकि जब किसी भी नगर में दूसरे नगर का कोई भी मनुष्य नया होता है, अर्थात जब वह प्रवेश करता है, तो उस नगर वालों का यह धर्म है कि उनके नगर में आए मेहमान का स्वागत करना, परंतु उस नगर वालों ने पानी तक के लिए भी नहीं पूछा। और जिस नगर में संस्कार नहीं होते उस नगर में प्रेम भी नहीं होता है, और जिस नगर में प्रेम नहीं होता है उस नगर का उजड़ना तो तय है। प्रिय दर्शक बंधुओं, फिर वह सेठ अपनी पुत्र वधू के मुख से इस सवाल का जवाब मिलने के बाद बहुत प्रसन्न होता है और अपना चौथा सवाल पूछता है और कहता है कि हे पुत्री, जब मैंने उस पहलवान को देखकर कहा था कि पहलवान बहुत बलवान प्रतीत होता है, तो तुमने उस समय ये क्यों कहा था कि पहलवान तो है परंतु यदि पिटकर ना आए तो? तो दर्शक बंधुओं, फिर सेठ की बहू कहती है कि हे पिताजी, दिखने में और करनी में बहुत अंतर है, क्योंकि पहलवान वह नहीं होता है जिसका शरीर बड़े आकार वाला हो, बल्कि पहलवान तो उसे माना जाता है जिसमें फुर्ती हो और जिसमें बुद्धि और बल दोनों हो, बल्कि पहलवान उसे नहीं माना जाता जिसका आकार और शरीर बड़ा हो। प्रिय दर्शक बंधुओं, फिर इस बात को सुनकर सेठ बहुत प्रसन्न होता है और फिर सेठ अपनी पुत्र वधू को लेकर अपने घर पहुंच जाता है और घर में जाते ही वह सेठ
अपने घर की पूरी जिम्मेदारी अपनी पुत्र वधू के हाथों में समर्पित कर देता है। प्रिय दर्शकों, इस तरह ये कहानी एक बुद्धिमान बहू की कहानी है। हम उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करें। और दर्शक बंधुओं, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आपसे हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। इसी के साथ दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।